हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीबॉडी। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, यदि आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे हो तो आप यस का कमेंट करें, यस का कमेंट करें। यदि आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हो, वीडियो रनिंग में आ चुकी है तो यस का कमेंट करें यदि आप अच्छे से सभी सुन पा रहे हो तो। हाँ जी, पूनम छिंपा का यस कमेंट, मुकेश कुमार आ रही है, अमनदीप कौर हाय हेलो कर रहे हैं, वो भी किसी और के साथ में। क्या बात है, चलो इसका मतलब वीडियो अच्छी तरह चल चुकी है। मनदीप क्या बात है, कितना गजब तरीके से प्रणाम कर रही हो, गजब। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है और कई दिनों के बाद और लंबे समय के बाद दोस्तों जिसकी राजस्थान में पहले ही मैंने जगाई थी और वो टॉपिक था राजस्थान में जिला दर्शन। और वही जिला दर्शन दोस्तों मैं आपके लिए पुनः एक बार बड़े शोरों से और जोरों के साथ आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सब जानने वाले हैं आज की क्लास में, और आप मानचित्र में सभी देख रहे हो, थोड़ी सी लाइटिंग जो है ना वो थोड़ी सही करो, उसको ऊपर करो। दोस्तों आज सब जो आप देखने वाले हो, आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से वो आज का आपका टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है जिला दर्शन। जिला दर्शन में जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, आज के सीरीज में जिला दर्शन में जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों टोंक जिला दर्शन। कौन सा आएगा? टोंक जिला। दोस्तों टोंक जिले की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारी विशेषताएं टोंक जिले की पूछी जाती है। तो दोस्तों वो देखते हैं अपनी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जो टोंक जिले के बारे में पूछी जाती है। तो दोस्तों टोंक, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे कि टोंक का इतिहास हमें क्या कहता है। दोस्तों पहले प्राचीन काल में बताया जाता है कि राजा भारमल हुए, एक राजा हुए जिनका नाम था राजा भारमल। नाम सुना है आपने भारमल का? दोस्तों कछवाओं का इतिहास आपने यदि पढ़ा है, कछवाओं शासकों की यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आमेर के शासकों में एक राजा भारमल हुए। राजा भारमल के जो पुत्र हुए मित्रों, राजा भारमल के जो पुत्र हुए जिनका नाम था भगवान दास, और भारमल के पौत्र हुए जिनका नाम था राजा मान सिंह। मान सिंह भी कई हुए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मान सिंह कछवाए की। और मान सिंह कछवाए जो अकबर के समकालीन थे। मान सिंह कछवाए कौन? अकबर के समकालीन वही मान सिंह कछवाए जिन्होंने लंबे टाइम तक मुगलों की, सबसे लंबे टाइम तक मुगलों की सेवा की थी। इस जमाने में जयपुर के दक्षिणी भाग को यहां इसे टोरा के नाम से जाना जाता था। जहां आज टोरा टोंक बसा हुआ है, उसे पहले टोरा व टोकरा के नाम से जाना जाता था। और मान सिंह कछवाए ने यह जमीन एक ब्राह्मण को भेंट की जिसका नाम था भोला नामक ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण था मित्रों? नाम था भोला ब्राह्मण। और इस भोला ब्राह्मण को यह जमीन भेंट की और बाद में यह नगर टोंक के रूप में अस्तित्व में आया। किसके रूप में अस्तित्व में आया? टोंक नगर के रूप में अस्तित्व में आया। भोला ब्राह्मण को इस नगर का, इस क्षेत्र का संस्थापक माना जाता है। कुल मिलाकर बड़े बड़े यहां पर 12 कस्बे थे दोस्तों। कितने कस्बे थे? भोला नामक ब्राह्मण ने 12 कस्बों को मिलाकर, कोई गांव बोलते हैं दोस्तों, गांव नहीं बोलेंगे, गांव बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, गांव नहीं बोलना, आपको कस्बे बोलने हैं दोस्तों। 12 कस्बों को मिलाकर एक क्षेत्र स्थापित किया जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे टोंक नाम से जाना जाता है। अच्छा, विजय जागीर ने पूछा है कि एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल बताऊंगा आप सबको। टोंक को शुरू किया भारमल के पौत्र जिनका नाम था मान सिंह कछवाए। मान सिंह मैं पहले की बात कर रहा हूं जो अकबर के समकालीन थे। इनके जमाने में अपने जयपुर का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, ये जो आप टोंक पूरा कस्बा देख रहे हो ना, मैं एक बार फिर से आपको मानचित्र के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। राजस्थान के मानचित्र में टोंक किस प्रकार से और कहां पर स्थापित है। अभी जो आपके सामने मानचित्र इसको मैं छोटा करता हूं दोस्तों। अब जैसे राजस्थान के अंदर एक मैं आपको बड़ी बड़ी लोकेशन बताता हूं, आप बड़ी बड़ी लोकेशन के आधार पे देखें दोस्तों। चलो मैं आपको बताता हूं, पूरी प्रॉपर लोकेशन के आधार पे आपको दोस्तों बता देता हूं। टोंक आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। टोंक को आप हमेशा याद रखोगे कि टोंक आपने पढ़ा था, यह आपको प्रॉपरली और अच्छे से हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों आपके सामने मैं पूरे इंडिया को ही वापस ले आया हूं और इंडिया के बीच में आप सब जानते हो और आपका यहां पर एक सुलभ और शानदार राज्य दोस्तों जिसका नाम है राजस्थान। दोस्तों आप सब देख रहे हो, आपके सामने एक राज्य आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और इस राज्य का नाम है राजस्थान। और आप यहां एक राज्य को देख रहे हो दोस्तों, इस राज्य का नाम क्या हो गया?
इस राज्य का नाम है राजस्थान। पहले अस्तित्व में रहने वाला जो एरिया था, स्टार्टिंग में एक ही क्षेत्र अस्तित्व में था जिसका नाम था जयपुर। क्या नाम था? जयपुर के टाइम, सॉरी, आमेर पहले बोला जाता था। 1727 में जयपुर के नाम से विकसित हुआ और इस जयपुर क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में एक तरीके से सम्मिलित था। और ये जयपुर का जो दक्षिणी भाग है, आज के जयपुर का मतलब आमेर का दक्षिणी भाग जो था, यही आगे चलकर क्या बना था दोस्तों? टोंक बना था। यहां तक कि आमेर के शासक, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, आमेर के शासक थे जिनका नाम था मान सिंह, भगवंत दास के पुत्र और भालमर के पुत्र मान सिंह कछवाए ने, कहते हैं इसके जमाने में से पहले टोरा या फिर इसे टोकरा के नाम से जाना जाता था। टोरा या फिर टोकरा के नाम से जानते थे। और मान सिंह के टाइम में भोला नामक ब्राह्मण ने यह जगह किसको दी? भोला नामक ब्राह्मण को। भोला नामक ब्राह्मण ने 12 कस्बों को मिलाकर यहां पर एक जगह की स्थापना की, एक नगर को बसाया, एक कस्बा बसाया बड़ा, उसे टोंक के नाम से जाना गया। दोस्तों ये है अपना टोंक। समझ में आ गया क्या? बताओ दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई क्या? कोई किंतु परंतु इसमें? कोई किंतु परंतु नहीं। तो दोस्तों बस, तो फिर अब और बढ़िया से आपको बढ़िया बढ़िया बातें समझाने वाला हूं। चल भी छोटा हो जा, छोटा हो जा, जल्दी छोटा हो जा, साइड में हो जा, और भी तुम्हारे बहुत बाकी पड़े हैं। क्या चक्कर है रे? दूसरा ले लें, कोई बात नहीं, नो टेंशन नो फिकर, अपने पास खूब पड़े हैं। ये लो आज का टोंक। आज इस तरह का टोंक दोस्तों आपके सामने देखने को मिलता है। आज का जो टोंक आप देख रहे हो, इस तरह का टोंक आपको देखने में मिलता है। मुख्य टोंक इस प्रकार से यहां आता है, ये मुख्य टोंक हुआ। इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तहसील है दोस्तों जिसका नाम है निवाई। भौगोलिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें करते हैं दोस्तों। बहुत लंबा थोड़ा टोंक चलेगा, काफी लंबा थोड़ा चलेगा, तो दोस्तों इस प्रकार से अपने टोंक को समझना पड़ेगा। ये टोंक का मानचित्र अपने बराबर रखते हैं, टोंक की बात को बराबर रखते हुए अब टोंक को समझेंगे। सबसे फर्स्ट बात, टोंक के बारे में क्या क्या जीके विख्यात है। टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। एक बात तो क्लियर है, टोंक को क्या कहा जाता है? टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। वही बात अपने करें, इसे नवाबों की क्या बोलते हैं मित्रों? नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि यही बात अपने भारतीय क्षेत्र में करते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसका नाम है लखनऊ, इस लखनऊ को भारत में क्या बोलते हैं? भारत में से नवाबों की नगरी कहा जाता है। इसलिए लखनऊ के साथ में कंपैरिजन होता है, तो मित्रों इसे राजस्थान का लखनऊ भी कह सकते हो। टोंक को आप क्या कह सकते हो? इसे राजस्थान का लखनऊ, इसे राजस्थान का लखनऊ भी आप कह सकते हो। ये बात भी थोड़ी सी आप दिमाग में रखना और दिमाग पे थोड़ा सा लोड डाले रखना। तो दोस्तों ये बात आपको यहां पर तक समझ में आ रही है ना? इसके अलावा बनास का जो पेटा है ना, इस बनास के पेटे में यहाँ पे खरबूजे बहुत ज्यादा आते हैं और इन खरबूजों के लिए ये जो एरिया बनास कैचमेंट एरिया, टोंक का एरिया बहुत ही फेमस है। इसलिए इसे खरबूजों की नगरी या मीठे खरबूजों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर उर्दू संग्रहालय बना हुआ है, इसलिए राजस्थान की इसे उर्दू नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारे और बहुत बड़े बड़े कलाकारों की नगरी भी टोंक कहलाती है। नवाबों की नगरी बताइए दोस्तों। अब हम देखेंगे टोंक जो नगर है, इस टोंक नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों टोंक नगर की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। टोंक नगर की स्थापना करने वाला कौन था? अमीर खां पिंडारी। दोस्तों रिपीट करेंगे, टोंक नगर की स्थापना करने वाला कौन था? अमीर खां पिंडारी था। अमीर खां ने टोंक नगर की स्थापना कब की थी? 1817 में की थी। अमीर खां ने टोंक नगर की स्थापना कब की थी? किसने की थी? अमीर खां पिंडारी ने। यही वही शासक है जो जयपुर का जगत सिंह था उसका खास मित्र हुआ करता था। दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री में आप सब जानते हो एक कांड हुआ था, मेवाड़ इतिहास में एक कांड हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद। दोस्तों आपने कृष्णा कुमारी विवाद को पढ़ा होगा। कृष्णा कुमारी विवाद में कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था और वो जो जहर देने का जो काम किया था ना, वो अमीर खां पिंडारी ने किया था कुछ प्रमाणों के तहत। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो? बड़े स्तर पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताओ। तमन्ना कुशल कह रहे हैं कि ये क्लास इसी टाइम होगी क्या? देखो क्या है कि मैं थोड़ा जरूरी काम से क्या थोड़ा बिजी था, इस कारण से सुबह क्लास नहीं हो पाई। ये क्लास सुबह ही रखेंगे।
मेडू सेजू बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट का मौका देना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट का मौका है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तो शुरू ही हुआ है, ये सब स्लाइड आपके सामने रहेगी, ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इस क्लास का टाइम सुबह रहेगा, ये क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 8-9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास ये क्लास मिलेगी, ठीक है। पद्मा चौधरी, इस टाइम टेस्ट सीरीज का टाइम है, आज टेस्ट सीरीज को रोक कर ये क्लास लगाई गई है, टेस्ट सीरीज यथावत रहेगी, सिर्फ ये आज का टाइम में थोड़ा संशोधन था, इसलिए क्लास को मैंने रोका, ठीक है। सबसे बड़ी कुरान भी टोंक में रखी गई है, हाँ बहुत बढ़िया बात बताइए आपने। हाँ, तमन्ना का फर्स्ट डे है, वेलकम तमन्ना, ठीक है, कोई नहीं, आज संशोधन है। बाकी इस क्लास का टाइम सुबह 10 बजे का रहेगा, सुबह 10 बजे जिला दर्शन की क्लास रहेगी। अब बताओ यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? पद्मा चौधरी, 10 बजे तक तो काम हो जाता होगा ना, थोड़ा सा जल्दी उठो, रात को थोड़ा जल्दी सो और सुबह आप जल्दी उठो, बस हो गया काम, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी मांजो, ठीक है। क्षेत्रफल देखना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 7994, टोंक जिले का क्षेत्रफल 7194 वर्ग किलोमीटर है, छोटा सा जिला है। पर एक बात है, आपने गोवा का नाम सुना होगा ना, गोवा से तो डबल है अपना, गोवा से डबल है, गोवा भारत का जो सबसे छोटा राज्य है उससे तो डबल है। क्षेत्रफल ठीक ठाक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तहसीलों की हम बात कर लें दोस्तों, तहसील कौन कौन सी है, तहसील आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ की सबसे ज्यादा जानी मानी और सबसे फेमस जो तहसील है, कई प्रकार की बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है बता देता हूं। यहाँ पर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो निवाई यूनिवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। निवाई के बाद बराबर में एक तहसील और है जिसका नाम है पीपलू, जिसका नाम क्या है, पीपलू तहसील, तहसील का नाम है पीपलू। इसके बाद में पहली कौन सी होगी, पहली आपकी तहसील जिसका नाम हो गया निवाई, निवाई के बाद में कौन सी होगी, पीपलू, याद रखो लेगा ना पीपलू। पीपलू के बाद में एक है उनियारा, एक उनियारा आपकी शैली भी तो है ना, उनियारा, उनियारा के बाद मुख्य खुद टोंक, मुख्य खुद आपका टोंक, टोंक के बाद में यहां आता है दूनी, ये दूनी बोलते हैं क्या, ये काफी फेमस क्षेत्र है दूनी, तो काफी फेमस है सर। ये रीट में काम आएगा क्या, राजस्थान जीके ऑल ओवर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स सब इसमें मिक्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके रीट में क्या, राजस्थान की जहां जहां आते हैं ना वहां पर हर तरीके से। सर भीम सिंह खुद ने जहर दिया था कृष्णा कुमारी को, प्रेमराज 5 अलग अलग प्रमाण बता दूंगा। एक बात आप भी मिल रहा है कि कृष्णा कुमारी खुद भी चेपगी, यहां भी बताई जाए, तो अलग अलग प्रमाण है, सभी को देखना पड़ता है। और एक जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो देवली, वो देवली आपको क्यों याद रखनी है दोस्तों, आज डेट क्या है बता दो, आज डेट क्या है, आज 2 जून, बता दो दोस्तों, किस कौन सी क्रांति 2 जून की रात को शुरू होती है। क्या हमें तो 2 जून का भोजन नहीं मिला और 3 जून को विद्रोह कर दिया था दोस्तों। जून महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी कौन सी क्रांति स्थल है, ऐसा कौन सा क्रांति का स्थल है क्रांति के टाइम में कि जहां 2 जून का भोजन नहीं मिला, वहां पर 3 जून को क्या हो गई, 3 जून को वहां पर क्रांति हो गई थी। वो देवली नहीं है, वो नीमच है, वो देवली नहीं दोस्तों, कौन सा है, नीमच है। देवली में जो क्रांति हुई थी बस थोड़ी 2-4 दिन बचे हैं, वहां पर भी क्रांति वाला दिन आने वाला है, बता दूंगा आपको दोस्तों। कल भी टोंक ही चलेगा, आज भी टोंक चलेगा। तो देवली एक छावनी के लिए फेमस रहे, देवली में आज भी छावनी एरिया है। फिर इसके बाद में दोस्तों अगला एरिया है टोडा रायसिंह, कौन सा एरिया है, टोडा रायसिंह एरिया आता है। टोडा रायसिंह के बाद दोस्तों यहां पर एक तहसील है मालपुरा, ये बहुत ही फेमस है। मालपुरा दो खास बातों के लिए जाना जाता है दोस्तों। मैं इस टोंक के बारे में आपको एक स्लाइड भी तैयार कर देता हूं, साथ में आप बढ़िया बढ़िया तरीके से देखते रहें दोस्तों, और मैं आपको लास्ट में पूरा रिपीट कर दूंगा। अभी आप देखें, मैं आपको टोंक के बारे में और बढ़िया बढ़िया बातें बताने जा रहा हूं, और आप देखें दोस्तों आपको और भी बहुत ही आनंद आने वाला है। मालपुरा क्यों फेमस है आप जानते हो दोस्तों, मालपुरा भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक बहुत फेमस है ना। भेड़ अनुसंधान केंद्र, कौन सा केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर आएगा, भेड़ अनुसंधान केंद्र ये आएगा अविका नगर में। अविका नगर कहां पड़ता है, ये अविका नगर मालपुरा क्षेत्र में पड़ता है, और मालपुरा कहां आएगा, टोंक में आएगा। चलो ये बात भी कंप्लीट होती है दोस्तों, ऐसे अपने फैक्ट के रूप में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले। अब अपने पढ़ेंगे टोंक जिले की ज्योग्राफी। टोंक की ज्योग्राफी हमें क्या कहती है, टोंक की ज्योग्राफी बेसिकली देखेंगे दोस्तों, हर तरीके से आपके टोंक की ज्योग्राफी काम में आने वाली है। सबसे पहले टोंक का बेसिक परिचय मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। टोंक के आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा स्पर्श करते हैं, कौन कौन से जिले टोंक के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके फिर से आपको दिखा देता हूं
कि टोंक के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। दोस्तों आप भी अपनी राय बीच में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज तो ज्योग्राफी पूरी नहीं हो पाएगी, टोंक की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, सबसे उत्तर में, टोंक के उत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसका नाम है जयपुर। टोंक के उत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसका नाम क्या है? जयपुर। दक्षिण की यदि हम बात करते हैं, दक्षिण में दोस्तों यहां पर एक जिला स्पर्श करता है जिसका नाम है बूंदी। पूर्व में यदि हम बात करें इस साइड में, तो यहां पर दोस्तों एक जिला लगेगा जिसका नाम है सवाई माधोपुर। यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगेगा दोस्तों? यहां पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट लगेगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? ये सवाई माधोपुर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहां तक बात कंप्लीट हुई सवाई माधोपुर। इस तरफ बात करें मालपुरा साइड में, इधर जो अटैच होता है दोस्तों हल्की सी सीमा अजमेर की भी लगती है, और एक तरफ सीमा यहां पर भीलवाड़ा की भी सीमा अटैच होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अपने टोंक जिले के साथ साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, उत्तर में जयपुर, और पूर्व में सवाई माधोपुर, दक्षिण में बूंदी, इधर भीलवाड़ा और इधर अजमेर। इस तरह से टोंक के साथ में इस प्रकार से ये जिले सीमा स्पर्श कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों आप सबको बताया, 7194 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल है। कितना आएगा? 7194 फिर से आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7194 किमी स्क्वायर टोंक जिले का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश। टोंक का भौतिक प्रदेश किस प्रकार से, टोंक जिला दिखने में किस प्रकार से नजर आता है। चलो दोस्तों मैं आपको टोंक के बारे में बताता हूं, किस प्रकार से यहाँ का भौतिक प्रदेश है, कहां कहां से यहां से एक नदी गुजरती है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण अपना अंग रखती है। एक बात बताता हूं बढ़िया सी प्यारी सी ज्योग्राफी के अंदर ही इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य जो यहां पर आपका टोंक है ना, इस मुख्य टोंक में रेलवे स्टेशन नहीं है। छुक छुक करती गाड़ी टोंक मुख्य जंक्शन में नहीं जाती। टोंक में रेलवे स्टेशन नहीं है। यदि आपको जयपुर से टोंक जाना है तो आपको निवाई यहीं पर ही उतरना पड़ेगा। निवाई में उतरने के बाद आगे आपको बस सेवा या जीपों के माध्यम से जाना पड़ेगा। रीना जोशी अक्षांश और देशांतर पर अपना समय न खराब करें, ऐसे कभी पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि अक्षांश देशांतर पर समय खराब करने की बात होती है। कितने जिलों का याद करोगे आप, नहीं याद रहेगा। और फालतू का अनावश्यक ज्ञान अपने को नहीं लेना। काम की बात, ऐसे डाटा के लिए गूगल भरा पड़ा है, वहां जान सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टोंक में रेलवे स्टेशन नहीं और भौतिक प्रदेश की बात चल रही थी, वो आप देखिए। देखो दोस्तों, टोंक में बड़ा बड़ा विस्तार किसका है? बड़ा बड़ा विस्तार मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। हाँ कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी बार बार एक मैसेज रिपीट करते हैं वो मैसेज को बार बार रिपीट न करें। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। अच्छा स्क्रीनशॉट रह गया क्या? कोई बात नहीं, आ लो स्क्रीनशॉट ले लो। और भी रह गए? अच्छा हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट। आ गया वापस? बस हाँ बताऊंगा, कल्चर आएगी तो कल्चर में सब कुछ बताऊंगा। अभी तो ये आज ही क्लास में थोड़ी ये पूरा करना है, टाइम लगेगा ना। जिला दर्शन पढ़ रहे हैं अपने, ऐसे थोड़ी मान लो अभी फटाफट राबड़ी घोड़ के अपने। कौन सा आपका एग्जाम होने वाला है? रीना, नो टेंशन। स्पेशली आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, सभी के लिए बोल रहा हूं जो बार बार करते हैं। इससे क्या होता है कि फिर आपके कमेंट शो होते हैं, दूसरे किसी को शो नहीं हो पाते हैं। हाँ ठीक है, चलो यहां तक बात कंप्लीट होगी ना। अब मैं दोस्तों चलो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ता हूं इससे, और टोंक जिले के थोड़े से यहाँ के क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं टोंक का एक अन्य मैप और निकालता हूं जो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। और यहाँ पर अपने रिवर्स भौतिक प्रदेश और जो है वो अपने पढ़ेंगे दोस्तों आज की इस क्लास में। बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। दोस्तों मैंने एक अच्छा सा मैप बनाया आपके सामने, शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा। जो धुंधला दिख रहा है उसका मैं इलाज कर देता हूँ, आपको बहुत स्मूथ और साफ दिखेगा। दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक टोंक का मानचित्र बना रहा हूँ। दोस्तों आप देखें, टोंक का इस प्रकार से मैप आपके सामने दोस्तों तैयार किया जा रहा है। और इस प्रकार से ये हो गया आपका टोंक जिला आपके सामने पूरा कंप्लीट बन रहा है। ये बन गया आपका सामने टोंक। अब तो नजर आ रहा होगा टोंक, क्लियरली नजर आ रहा है टोंक। देखो दोस्तों, इधर से भीलवाड़ा की सीमा स्पर्श हो रही है, यहां तक पूर्व में क्या लग रहा है? अजमेर लग रहा है। इधर भीलवाड़ा की सीमा स्पर्श होती है, और यहां भीलवाड़ा से आएगी एक नदी। आएगी कौन? एक नदी। यहां से आ रही है एक नदी, उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। इस प्रकार से यहां से बह के जा रही है। दोस्तों इस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं,
ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और आप ये ना बोलो कि सर जी नदी समझ में नहीं आई। और कुछ नदी से जुड़े हुए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आपको बता दिया जाएंगे। इस प्रकार से नदी यहां से बह के जा रही है। दिग्गी क्या? बनास नदी दिग्गी क्या? डैम भी बताऊंगा। ये लो नदी पार निकाल देते हैं, कोई नाराज ना रहे। सवाई माधोपुर में पानी पहुंचा दिया, सवाई माधोपुर वाले नाराज ना रहे, और भीलवाड़ा वाले वैसे ही नाराज नहीं रहना चाहिए, जरूरी है ना। ये लो इधर से पानी आ रहा है, किधर से आइए किधर ये जाएगी, बनास नदी सवाई माधोपुर में जाएगी। अभी आप देखें, ये इस प्रकार देवली के पास से एंट्री करती हुई और देवली के पास से होती हुई और ये आगे आती है दोस्तों, फिर गणेती नामक जगह से पास से गुजरती हुई और ये निवाई तथा टोंक के बीच में से गुजर जाती है। न तो ये प्रॉपर निवाई में से गुजरती और न ये प्रॉपर टोंक में से गुजरती। क्यों? दोनों के बीच में से गुजर जाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? बनास नदी गुजार दी। क्या देखो, ये ऊपर का प्रदेश, टोंक के ऊपर वाला प्रदेश निवाई तहसील होगी ना, यहां पर निवाई तहसील लगती है। इधर वाले क्षेत्र में ये लग गई निवाई। निवाई में भी अरावली है। इस नदी के ऊपरी भाग में भी अरावली फैली हुई है, ज्यादा क्षेत्र में नहीं है, थोड़े से क्षेत्र में फैली हुई है। और आपको पता है, यदि जहां पर अरावली आ गया, ये अरावली के तरीके से अंतिम छोरी है। निवाई में इस अरावली के बैक साइड में दोस्तों यहां पर हल्का सा एक डेजर्ट भी फैला हुआ है, यहां पर एक डेजर्ट भी फैला हुआ है। टोंक जिले में भी आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। टोंक जिले में यदि आपको मरुस्थल देखने मिलेगा ना, सिर्फ दोस्तों दो क्षेत्र में आपको ज्यादा मरुस्थल देखने को मिलेगा। एक तो आपकी निवाई तहसील, दूसरा आपका क्षेत्र दोस्तों वह मालपुरा, डिग्गी मालपुरा ये क्षेत्र आता है। इस मालपुरा क्षेत्र में और निवाई क्षेत्र में आपको डेजर्ट भी देखने को हल्का फुल्का मिलेगा, याद रख लेना। और हल्की फुल्की इस प्रकार से क्षेत्र में हल्की फुल्की पहाड़ियां फैली हुई है। और ये हमारी अरावली का विस्तार है दोस्तों। अरावली की अडावली इस प्रकार से यहां पर फैली हुई है, ज्यादा बड़े विस्तृत रूप से नहीं है। जैसे ही आप मुख्य रूप से टोंक में आते हो, नदी को पार करके इधर टोंक में आओगे, तो टोंक के मुख्य भाग में, टोंक के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर भी अरावली स्थित है दोस्तों। ज्यादा अरावली का विस्तार नहीं है, टोंक के अंदर थोड़ी सी अरावली है, लेकिन टोंक के बीचों बीच अरावली का विस्तार है। यह बात याद रखोगे। जैसे ही आप टोंक के बीच में अरावली को देखोगे, आपको दूर से ही आपको एक यहां से छतरी नजर आएगी। जैसे ही आप टोंक में एंट्री करोगे, आप दूर से देखोगे ना दोस्तों, तो आपको यहां पर एक क्या नजर आएगी? आपको यहां पर एक छतरी नजर आएगी। और इस छतरी को किसकी छतरी कहा जाता है? कोई कमेंट करके टोंक का बालक बता सकता है क्या? ये जो टोंक जिले के बीच में बहुत सारे टोंक के बालक देख रहे हैं, आई नो वेरी वेल, तो बताइए दोस्तों, टोंक के बीचों बीच जो छतरी बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर, एक प्रेमी की छतरी बनी हुई है, तो बता दीजिए वो छतरी किसकी है। एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों छोड़ देता हूं, बता दो दोस्तों वो छतरी किसकी है, जल्दी से बताइए। विकेश कुंता पिंपा होगी रे, पिंपा संत महात्मा ही को नहीं, प्रेमी की है। माधुरी शर्मा रेस्ट, मैं रेस्ट, बस मैं पढ़ा रहा हूं तो वो रेस्ट एक तरीके से नहीं। सुमन मीना संत पीपा नहीं है, अलका टोडा नहीं है, माधुरी शर्मा पेपा नहीं है, हीरो रांझा नाना या तुक्का को नहीं मारना। चलो बता दी। ओहो, ये देखो ज्ञानी महात्मा कौन नहीं बेरो, आओ इन्हीं बात। यहां जो छतरी बनी हुई है उसे नसिया की छतरी बोलते हैं। किसकी छतरी बोलते हैं? यहां इसे, इस छतरी को नसिया की छतरी के नाम से जाना जाता है। टोंक के बीचों बीच पहाड़ी पर एक छतरी बनी हुई है, उसका नाम है नसिया की छतरी। याद रखोगे क्या नाम है? नसिया की छतरी टोंक के बीच में है। तो अब बात ये देखिए आपने, ऊपर बनास नदी इधर से गुजर रही है और बनास नदी का सिंचित क्षेत्र राजस्थान में, कैचमेंट एरिया राजस्थान में सर्वाधिक है। इसके अलावा भी यहां पर छोटी छोटी बहुत सारी नदियां अपने को देखने को मिलती है दोस्तों। बहुत सारी नदियों में कौन कौन सी है? यहां पर एक नदी है जिसका नाम है चाखड़ नदी है। इसके अलावा यहां पर एक नदी जिसका नाम है ढील नदी। यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है सुहाद्रा नदी हैं। देखो, चाखड़ नदी, ढील नदी, सुहाद्रा नदी। दोस्तों ये आपने नाम सुनोगे ना, मानसी नदी। ये इस तरह से नदियां तो बहुत सारी है, छोटी छोटी नदियां खूब बहती है दोस्तों, लेकिन आपको ढंग से तो एक याद करनी पड़ेगी ना, वो एक ही नदी है, बनास नदी। नदी जब इतनी बड़ी गुजर रही है तो जाहिर सी बात है ये मैदान के अंतर्गत आएगा।
टोंक जिले को न तो आप अरावली में सम्मिलित करोगे, डेजर्ट में तो कर ही नहीं सकते, नाम मात्र है। तो टोंक जिला राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का अंग है? टोंक जिला राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का अंग है। किस प्रदेश का? पूर्वी मैदानी प्रदेश का अंग है दोस्तों। अब आपको बता दूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रदेश है। अब आप ये अपना मैदान इधर चला गया एक बार, और ये टोंक का मानचित्र और नदी इधर चली गई। अब मैं आपको थोड़ा सा पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। अब आपको मैंने क्या बताया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप जानते हो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? यह राजस्थान के टोटल 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है, और उनमें से टोंक जिले का भाग भी इसी के अंतर्गत आता है। टोंक के लगभग 82% भाग पे दोस्तों मैदान फैले हुए हैं, और बाकी यहां पर लगभग 15% भाग पर क्या फैले हुए हैं? 15% भाग पे पर्वत फैले हुए हैं। टोंक के 15% भाग पे क्या फैले हुए हैं? पर्वत, पहाड़ियां हल्की फुल्की फैले हुए हैं दोस्तों, और बाकी जो बच गया वो अन्य में आ जाता है, थोड़ा बहुत डेजर्ट, थोड़ा सूखा एरिया, इस प्रकार से ही रहता है। तो टोंक किस भौतिक प्रदेश में आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। टोंक किस भौतिक प्रदेश में आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में इसको माना जाएगा। अब हम बात करते हैं टोंक की क्लाइमेट कैसी है दोस्तों। ये आपने मैप देख लिया ना, ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको टोंक की क्लाइमेट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। टोंक की क्लाइमेट जलवायु, टोंक की जलवायु है आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु आएगी? टोंक की जलवायु दोस्तों ये बनास नदी निर्धारित करती है। टोंक की जलवायु कौन सी नदी निर्धारित करती है? बनास नदी निर्धारित करती है। वो कैसे? बनास नदी के जो ऊपर वाला एरिया है यहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? यहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और टोंक के जो नीचे वाला जो प्रदेश, बनास के नीचे वाला जो प्रदेश है, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश का अंग आता है। दोनों बात समझ में आ गई क्या? बनास नदी के ऊपर वाला निवाई, मालपुरा, ये जो क्षेत्र है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश में आएगा, और बनास नदी के नीचे वाला जो प्रदेश है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। आ गया समझ में आ गया? यस का कमेंट करें। कोई बीमारी समस्या है तो भी बताए। थोड़ा जल पिला दो, गर्मी का माहौल है। बताओ, करो भी, शेयर करो भी। टेक्निकल टीम जोर लगा रखे, करो भी, शेयर करो भी। रिवर मापांगा अभी, रुको जाओ इधर, रियर मापांगा फिर तो ले रही हूँ, 2 मिनट रुको, रियर माप के बताता हूँ। ले रहे हो फिर तो ले रही हूँ, बस रुको जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। लाओ भी पानी, ले आओ जल्दी, प्यास लग रही है। अरे रुक जाओ, रीट एग्जाम रुक जाओ। हाँ, राजमहल देवली के पास पड़ता है, टोंक जिले में ही है। करण परियार के बीमारी हो रही है बताओ, कर दें इलाज अभी? देखो ते। हाँ आरती आपने सही बताया। तमन्ना, रीट एग्जाम वो संभावना है, ये नहीं है कि वो 2 सितंबर डेट ही फाइनल हो गई, ऐसा नहीं है। वाह गजब। माना कि ये पानी मेरे साथ साथ आप भी पी रहे हो, ठीक है। डिग्गी की बात मैं कल्चर में करूंगा। आज ज्योग्राफी की बात चल रही है, नहीं हिस्ट्री कल्चर की बात कल दूसरे पार्ट में करूंगा। आरती, राजमहल में 3 नदियां मिलती है, बनास, डाई, खारी। राजमहल में 3 नदी मिलती है, बनास, डाई, खारी नदियां मिलती है, पानी आवा नावे। सर रीट को के हमेशा लफड़ो है, लफड़ो इन चादरे खत्म कर दें आप। करण परियार जन श्रुति है, ए टोंक का विद्वान ही बताए करे। कई टोंक का आदमी मेरे संपर्क में है, बढ़िया बढ़िया आदमी, बहुत ही महान भामाशाह ऐसा आदमी संपर्क में, जो बताए करे कि हमारे टोंक के अंदर क्या छतरी जड़ बनेड़ी है, क्या कोई प्रेमी हो, वो प्रेमी
पहाड़ी के ऊपर जाके रोज आपकी प्रेमिका ने आवाज लगान तो हाय तू किया है क्या नहीं है। अब प्यार करना बहुत तरीका मन ध्यान को नहीं मन को नहीं आवे। अब बी टाइम बताई जाए अलग अलग तरीका होता आवाजा लगान तो बढ़िया बढ़िया गीत गान तो बेखातर। प्रेमिका को ब्याह भी हो गयो प्रेमिका मानी को नहीं वो बाद में बढ़ी बस गयो बोला मैं तो अठी समाधि लूंगा बाद में क्या बढ़ी समाधि ले ली तो बिंगे याद में लोग छतरी बना दी बैठे कई जे। अब बात जन श्रुति है लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता इसके बारे में ठीक है। तो गणित मन ध्यान है तो अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चलो ओके रिपोर्ट पानी पी लिया एकदम ओके हो गया। चलो अब आगे ध्यान दो अब बातें नहीं करेंगे बातें बस थोड़ी देर करनी चाहिए। बनास नदी के ऊपर वाला एरिया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। बनास नदी के जो ऊपर वाला एरिया है इस क्षेत्र में वर्षा का जो आंकड़ा रहता है वो 40 से 60 सेंटीमीटर का आंकड़ा रहता है। देखो बहुत गजब की बात बता रही हूं। मालपुरा निवाई और पीपलू 3 तहसील याद रखियो। 3 तहसील कौन कौन सी है देखो दोबारा फिर से ध्यान दो। मालपुरा इधर कौन सी तहसील है मालपुरा कौन सा पुरा मालपुरा पीपलू और निवाई ये 3 तहसील ऐसी है ऊपर वाला बनास का ऐसा एरिया है जहां पर वर्षा लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। और बनास नदी के नीचे वाला जो एरिया है वहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो टोंक में कितनी होती है टोंक का एवरेज क्या निकाले इतनी ज्यादा ऊपर इतनी कम इधर सारों का एवरेज निकालें तो पूरे टोंक क्षेत्र में 66 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रख लेना 66 पूरे टोंक क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है 66 सेंटीमीटर वर्षा करवा दी गई वर्षा करवा दी। जितेंद्र कुमार तेली आप रीट पास हो जय हो गुरुजी महाराज की जय हो। देखो तेज कितना कामयाब आदमी अपने बीच में बैठे हैं बहुत टाबर सिलेक्टेड बैठे हैं अपने बीच में। हाँ चलो तो कोई बात को नहीं ये बार सारा फाइनल ज्वाइनिंग करवा दिया कोई बात को नहीं थे जुड़ा रहो। यहां की जलवायु होने के बाद अब पढ़ेंगे यहां की नदियां। नदियां तो पढ़ ही रहे हैं बहुत देर से नदियां पढ़ रहे हैं कोई नहीं और पढ़ लेंगे नदी की क्या बात है नदियां दोबारा पढ़ लेंगे। देखो दोस्तों नदियों में ले देखे एक ही नदी है जिसके बारे में कोई तथ्य हमें प्रमाण मिलते हैं और बढ़िया सा तथ्य मिलता है वो बनास नदी बता दूंगे। तो देखो दोस्तों बनास नदी किस प्रकार कहां कहां बहती है और दोनों बात हम अभी देखेंगे। हाँ मैं किसी एपिसोड देखा है एपिसोड का टाइम कहाँ है आज कोई एपिसोड कौन देखो तो टाइम ही कौन मिले एपिसोड आप चलता रहे आपका एपिसोड देख वो करा और की को नहीं प्रमाण पत्र काम आओगे बिल्कुल काम आओ। अभी देखो दोस्तों आपके सामने ये बन गया क्या ये बन गया नक्शा टोंक आ गया। अब नदी आ रही है थोड़ा ध्यान रखना पानी का काम है थोड़ा सा बचाव रखना। इस प्रकार से नदी आ रही है दिख रही है क्या नदी बहती हुई। हाँ देखो ऐसे पानी तो नहीं है फिर भी अपने निकाल देते हैं कोई बात नहीं। देखो इस प्रकार से यहां से निवाई के पास से बहती हुई आगे सवाई माधोपुरी एक नदी जा रही है और इस प्रकार से नदी बहा दी प्यारे मित्रों। और ये जो आप नदी देख रहे हो इस नदी का थोड़ा सा बॉर्डर भी बना देता हूं और क्योंकि बॉर्डर जरूरी ना बाढ़ नहीं आती मान लो आज ही तो फिर क्या करेंगे। हाँ इस तरह से ये लो ये नदी आपके यहाँ से टोंक के बीच में से टोंक को 2 भागों में बांटती है। टोंक की जीवन रेखा भी है मध्य राजस्थान में बहुत अच्छा लाभ देती है नदी ये। चलो थोड़ी सी और बैक साइड में थोड़ी और लंबी कर दिया नदी ने। नदी महारानी भी नाराज ना हो जाए भी थे मेरे संगे खिलवाड़ क्या कर रहे हो। इतना बढ़िया एरिया है राजस्थान की एक ही ढंग की नदी है जिनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर सका। तो वो नदी कौन सी है आपके सामने बनास। बनास नदी जैसे ही टोंक में एंट्री करती है राजस्थान की तो नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी अपनी बनास। देवली के पास से जैसे ही एंट्री करती है देवली और टोडा रायसिंह दोनों की सीमा पर यहां पर बना हुआ है एक डैम यहां पर बना हुआ है एक बांध। कौन सा बांध रे इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। बस वो एक ही तथ्य बना नदी के ऊपर
एकमात्र तथ्य जिसपे बार बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, अब भी आ सकता है। टोडा राय सिंह और देवली के दोनों के संगम पर यहां पर एक बांध स्थित है दोस्तों। उस बांध का नाम क्या है? अपने उस बांध के बारे में बात कर लें। बाबूलाल मौर्य सर स्टेट दर्शन प्लेलिस्ट में पूरे नहीं हैं, तो एक बार दोबारा चेक करो, कल उसको फिर से अपडेट की गई है। फिर भी आपको उसमें कमी लगती है, आपको लगता है एक आधा राज्य नहीं है, एक राजस्थान नहीं हो सकता है। यदि फिर भी लगता है कोई राज्य नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, राज्य पूरा करवा देंगे। ठीक है, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी बार बार मांझो ठीकर। देखो ये नदी हो गई, बांध बताने जा रहा हूं, उस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। देखो दोस्तों, नाम है बिसलपुर बांध। एक बात साबित क्या होती है कि बिसलपुर बांध की मूलतः जो नींव रखी, इसका जो मूल निर्माण हुआ था, बिसलपुर बांध का जो मूल निर्माण हुआ था वो करवाया था एक चौहान शासक ने, जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासक जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि चौहान शासक बिसल देव ने इस बांध का निर्माण 1153 में करवाया था, जिससे यह भी साबित होता है कि चौहानों का अधिकार टोंक टोकरा तक हुआ करता था। हाँ, बिसलपुर के अलावा टोकरी भी है, कि टोकरी की है, टोंक टोकरा टोकरी इस तरह से बोला जाता है। हरीखेली नाटक की रचना की और अजमेर का कड़क छोरा विकास, अजमेर का छोरा कड़क भी हो गए, लग गया तो कोनी, फिर भी चलो मान लिया, कोई बात को नहीं। हरीखेली को नहीं बेटा, वो हरीकेली है, संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है हरीकेली। ठीक है, याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने रचना की थी। 1153 में बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया किसने? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने निर्माण करवाया था, 1153 में करवा दिया। आज ये राजस्थान की, वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है। स्टार्टिंग में तो दोस्तों कम लाभ होता था, आज ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, सर्वाधिक लाभ होता है टोंक क्षेत्र को। सर्वाधिक लाभ भी टोंक में, तो टोंक में लाभ देसी। टोंक के बाद बराबर में कौन सा पड़ता है? भीलवाड़ा, तो इसका लाभ भीलवाड़ा को भी जाता है, बिसलपुर बांध को। इसके अलावा लाभ लेने में आगे है, तीसरा नंबर आता है अजमेर का। अजमेर को भी लाभ होता है। मुख्य अजमेर शहर इस टोंक से लाभ बिसलपुर बांध से लाभ उठाता है। फिर बात करें दोस्तों दक्षिणी जयपुर, उत्तरी जयपुर में लाभ नहीं होता, दक्षिणी जयपुर में लाभ होता है। दक्षिणी जयपुर क्षेत्र में, जयपुर शहर में भी जलापूर्ति होती है और लाभ होता है। जहां जयपुर में मुख्य बात करा तो आप वैशाली नगर तक इस बिसलपुर बांध का पानी आता है। प्रतापनगर, गोपालपुरा, जगतपुरा पूरे क्षेत्र में आता है। जो जयपुर का उत्तर का क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र पड़ जाता है ना, जैसे मान लो खातीपुरा, झोटवाड़ा, इस क्षेत्र में जयपुर में लाभ नहीं होता। किससे? बिसलपुर बांध से। जबकि आज के टाइम में आप इन सभी क्षेत्रों में पेयजल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी परियोजना यही है ना, इन सभी क्षेत्रों में भीलवाड़ा को बाहर निकाल दें तो आप कह सकते हो जीवन रेखा यही बांध कहलाएगा, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सर जी मुरलीपुरा को पानी आता है क्या? ध्यान में नहीं है, मुरलीपुरा की टूंटी कभी चेक नहीं की मैंने कभी। मुरलीपुरा में धोलूरा में सर मेरा सिलेक्शन आर्मी में होगा था, ज्वाइनिंग दिल्ली आई थी, मेरे डिस्चार्ज कर दिया था, 2 डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, इसलिए राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं। नो टेंशन, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, राजस्थान पुलिस जिंदाबाद। बस आप तो तैयार रहो, जिसमें आप चाहो इसमें सिलेक्शन होगा, जगह सेट करो और तैयारी करो। कहाँ सिलेक्शन चाहिए? राजस्थान में बहुत थाने, जयपुर में 45 थाने, टेंशन मत लो, कोई इसी में लगवा देंगे। आप तो तैयारी करो बढ़िया से बढ़िया, बस ये 1 नंबर से लगेंगे और बढ़िया तरीके से पूरी पॉजिटिव और ईमानदारी से लगना है। तो देखिए बिसलपुर बांध मूल निर्माण विग्रहराज ने करवाया, 1153 में मूलतः निर्माण किया गया। दोस्तों आज भी इस बांध के पास में, जैसे दोस्तों इस बांध को देखते हो ना, यहां पर भी एक मंदिर बना हुआ है, यहां पर भी एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ। दोस्तों ये जो शिव मंदिर बना हुआ है इसे विग्रेश्वर महादेव मंदिर या विश्लेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। इस बांध पर एक मंदिर बना हुआ है पहाड़ी पर। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिसलपुर बांध की आकृति कैसी है? दिखा दूंगे, पहले यहां बोलो फिर दिखाऊंगा।
बिसलपुर बांध देखना है तो हाँ बोलो, दिखा देता हूं, तुरंत अभी दिखा दूंगा। बिसलपुर बांध को चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। बिसलपुर बांध देखना है क्या महादेव? ओ के वह बूंगा और के हाँ बोलना है। हाँ, नीतू शर्मा को देखना है, बन्ना हुक्म को देखना है, जस्सा राम को देखना है। लो भी दिखा दूंगी, 1 मिनट रुको। था देखो, पहले इसको अपने साइड में कर लेते हैं ताकि फिर इसके ऊपर ना आ जाए। ला भी आ भी जल्दी से आजा बांध। अब देखो 1 सेकंड में आपके सामने बांध आ रहा है, कुछ ही सेकंड में आपके सामने बांध आ रहा है। ये लो जी बिसलपुर बांध आपके सामने आ गया। देखो दोस्तों, आगे बिसलपुर बांध, कूद मत जाना, गहरा बहुत है, कूदोगे नहीं। अब आपको मंदिर भी दिखा दूंगा, कहां पर मंदिर बना हुआ है। दोस्तों आपने क्या देखा, पानी काला पड़ रहा है, पानी स्थिति ऐसी सूखा पड़ रहा है, तो वो सूखे के कारण स्थिति ऐसी हो रही है। अब आप देख रहे हो ये बीच में क्या बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है। इधर से पानी खूब आ रहा है और आगे की तरफ पानी आगे जा रहा है। ये खुला एरिया, इधर से पानी आ रहा है और इधर को जा रहा है। रही बात मंदिर की, वो मंदिर कहां है? वो मंदिर अपना यहां पर है। इस जगह पर शिव जी का मंदिर बना हुआ दोस्तों, दर्शनीय स्थल है। और कभी भी आप घूमने जाओ तो ये बड़ा जो जगह है ना दोस्तों, यहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। इस जगह पर नाव भी चलती है, नाव में घूम सकते हो, इस बांध में मजे कर सकते हो। यहां घूमने के लिए आप आ सकते हो दोस्तों। रमणीय स्थल है, मन को आकर्षित करने वाली जगह है। ये तो फतेह सागर जैसा लगता है ना, बिल्कुल भी फतेह सागर जैसा नहीं लगता। 1% फतेह सागर जैसा नहीं है। फतेह सागर झील तो फतेह सागर है, फतेह सागर कहां इस बिसलपुर बांध की बराबरी करेगा? यार उदयपुर तो देखने में उदयपुर ही है। उदयपुर तो वास्तव में बहुत शानदार जगह है, महाराणाओं की जगह, लेकिन ये उदयपुर की बराबरी तो नहीं करता। लेकिन टोंक जिले में सबसे शानदार जगह अपने देखने के लिए कह सकते हैं, ये आपकी बात है। ठीक है, समझ गया गे? हाँ सर, ये रावण ने आराधना की थी सुना है। जनश्रुतियां बहुत ज्यादा होती है, जनश्रुतियां तो होती है। हाँ, जनश्रुतियां तो हर कहीं होती है। जनश्रुतियों को कभी भी आधार नहीं माना जाता और नई जनश्रुतियों को भी आधार के रूप में लिया जाता। ठीक है दोस्तों, हाँ फालतू की बातें फेंको ना थे। यहाँ सुंदर है नहीं बांध, हटा दोगे? ये आपके सामने सुंदर सा बांध हो गया। बोटिंग करने को भी आपके मन में आ जाए। यहाँ पर वो नाव चलती है, वो ये नहीं मालूम मोटर वाली चलती है। आप जाओगे तो आपको वो नाव है फिल्मों में जैसे आती है, वो नदी पार करवाते हैं, चांप पे चला के इस प्रकार हाथ से चला के वैसे आपको पार करवाएंगे। हाँ सेल्फी लेने दो, चलो सेल्फी ले लो, कोई बात को नहीं। हाँ सेल्फी ले लो, काम आओगे बांध। ठीक है, सेल्फी इसकी जरूर लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फी आप इस तथ्य की जरूर लेना। ये भी कुछ तो मैंने साफ कर दिए इसमें, पर कुछ और बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूं दोस्तों। टोंक को लाभ होता है, भीलवाड़ा को लाभ होता है, तीसरा अपना अजमेर, अजमेर को बढ़िया लाभ होता है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है, रोज नहीं मिलता। इसके बाद में बात करें जयपुर, जयपुर के दक्षिणी भाग में रोज पानी मिलता है। और कौन सा रहेगा रे? टोंक, भीलवाड़ा। हाँ, नए प्रोजेक्ट में कुछ बूंदी के क्षेत्रों को भी पानी दिया जाएगा और कुछ सवाई माधोपुर के गांवों को पानी दिया जाएगा। सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है बोड़ी, सवाई माधोपुर में एक तहसील है छोटी सी जिसका नाम है बोड़ी। देखो निवाई का जो निचला भाग है यहाँ वाला, यहाँ पर एक तहसील पड़ती है सवाई माधोपुर की जिसका नाम क्या है? बोड़ी। कौन सी? बोड़ी। छोटा सा बोड़ी में किला भी बना हुआ है, किला भी वहां पर बना हुआ है। प्रकाश सैनी इतना स्लो नहीं जी, जल्दी में की कौन पढ़ो, जल्दबाजी का परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसलिए आराम से पढ़ लो। जल्दबाजी इतिहास में बहुत हुई है, देख लेना। हाँ जल्दबाजी बहुत हुई है। मोहित स्वामी में फोंट जोर का ले, अरे गुड इवनिंग अलग ही दिख रहे, गजब। हाँ, तो इस तरह से बोड़ी तहसील को लाभ होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट आगे से आगे इसका हाँ गाड़ी अटक जाएगा गाड़ी। तो अब बताओ, कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या है तो बताओ। एक टोरडी सागर बांध भी टोंक में है, टोरडी सागर बांध मालपुरा टोंक में है, वो भी काफी फेमस है। हाँ सही है, बिल्कुल कोई स्पीड नहीं है सर, फास्ट मत करना, एकदम सही है। हाँ बिल्कुल सही है, आराम उछाल रहे हैं। कौन सा एग्जाम सिर पा रहे हैं तो आराम तैयारी करांगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। चलो ठीक है, ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बिसलपुर बांध की बातें। और अच्छा, अब आपसे एक सवाल चाहूंगा दोस्तों, बिसलपुर बांध का जो आधुनिक निर्माण है इस तरह से जो हो रखा है, बिसलपुर बांध का आधुनिक निर्माण कब हुआ? आने दो जवाब फटाफट, दो जल्दी जवाब दो। बिसलपुर बांध का आधुनिक निर्माण कब हुआ?
जल्दी बताइए, आपके कमेंट का मुझे जवाब, आपके कमेंट का जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी इंतजार है। जीके शर्मा बता रहे हैं 1995 और 1998। ओके, मतलब हो गया। इद्रिश खान 2008 है, लगी फेंक दी। बताइए दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ था? पढ़ो को नहीं, बिल्कुल ही कौन पढ़ो, बिल्कुल ही तुक्का पे तुक्का, तुक्का पे तुक्का, खूब तुक्का। जीतराम मीणा के 1817 में। वाह स्वरे वाह, मार तुक्का जबरदस्त, गजब। कृष्णा मीणा 1996, कुछ कुछ सत्य पर आ गए। 1993 से 96, 87। दीपचंद रहने दे रहे, या तुक्का ना मारो थे, ऐसा तुक्का क्यों मारो? 2013 में क्या होगा बताओ? 2013 से तो ये प्रश्न कई बार आ गए थे। 2013 से तो कई बार पहले प्रश्न आ गया, कटों का निर्माण किस सन में हुआ, तो वो टाइम पूछ ले गया। बताओ, थे तुक्का पर तुक्का चाहिए पर हो। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आपको पता होना चाहिए किससे कितना दूर पड़ता है ये। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिसलपुर बांध की। जैसे मान लो आपके सामने बिसलपुर बांध था, इस बांध को मैं साइड में करता हूं। कुछ बातें दोस्तों मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं, क्योंकि बिसलपुर बांध इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर बांध से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूं। बिसलपुर बांध का जो सिंचित क्षेत्र है, टोटल इसका जो कैचमेंट एरिया है दोस्तों, कितने क्षेत्र में सिंचाई करता है, कितने क्षेत्र में ये जलापूर्ति करता है दोस्तों, वो भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 27,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों ये लाभ पहुंचाता है। ये बांध ऊंचाई की यदि हम बात करें, यदि ऊंचाई की बात करें तो लगभग दोस्तों 39 मीटर ऊंचा बांध है ये। यहां यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, 39 मीटर ये ऊंचा है और 574 मीटर लंबा है। मोटे मोटे क्षेत्र पे यदि बात करें ना इसकी लंबाई, तो 574 मीटर इसकी क्या है, इसकी टोटल लंबाई आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचाई जो आपने 39 मीटर देख रखी है ना, ये 39 मीटर की जगह आपको 39.5 मीटर भी आपको ऊंचाई मिल जाएगी। ये आप फिर से देख लो दोस्तों, आप किलोमीटर मत कर देना, लंबाई इसकी 574 मीटर है। कई बालक के गड़बड़ाजी है, कई बालक जल्दबाजी में किलोमीटर कर देते हैं। अब आपको पता हो राजस्थान है, पूरब से पश्चिम सारा है, चौड़ाई 869 किलोमीटर है, तो इतना लंबा बांध तो नहीं होगा, आधे राजस्थान में फैल जाएगा। मीटर करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना है दोस्तों, आप सबको मीटर करना है। अगर मीटर नहीं करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। देखो टोंक जो मुख्य नगर ना, टोंक, उस मुख्य नगर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और एक जगह है दोस्तों देवली, जो पास में पड़ती है, देवली से लगभग ये 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। बिसलपुर बांध की ये राम कहानी है। समझ में आ गई क्या? बिसलपुर बांध पे दोस्तों कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिसलपुर बांध का कोई भी प्रश्न आपका क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों कुछ बालकों की, अमित कुमार, चमत्कारी बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपमा दी थी। चमत्कारी बांध तो यार वो तो चमत्कारी विराट वस्तु बांखड़ा नांगल, बांखड़ा बांध को कहा था, बांखड़ा बांध को कहा था मित्र, वो बांखड़ा बांध को कहा था। नेहरू जी का मेरे कंफर्म नहीं, नेहरू जी ने कुछ कहा था क्या, मेरे दिमाग में नहीं। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हो, ऐसा मेरे पास सूचना में नहीं है। तो दोस्तों आज अपने इतनी ही पढ़ेंगे। रोज का टाइम जो रहेंगे दोस्तों वो मॉर्निंग का ही टाइम रखेंगे। जिला दर्शन के टाइम जो है वो दोस्तों शाम की जो क्लास है, आज शाम की क्लास दोस्तों मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा क्या बढ़िया व्यवस्था करनी है, आपके लिए थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप थोड़ा सा और अच्छा करना है। कुछ फैकल्टी वगैरह है वो भी डेमो के लिए आए हुए हैं, तो उनका डेमो वगैरह दोस्तों लिया जाएगा आज। तो आज शाम की जो क्लास है वो आपकी आज मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि आपको बता दिया मैंने, क्योंकि डेमो वगैरह आज है तो आपके लिए टीचर सेट करने हैं, आगामी आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए अच्छे से प्लान किए जा रहे हैं। बम्पर धमाका करेंगे दोस्तों बहुत जल्दी। मोहित स्वामी सर प्ले लिस्ट सही से बना दो, कुछ समझ में नहीं आता उसमें है, आ जाएगो समझ में, अब आओ देखो थे, अब शानदार काम होने लग जाएगो। ओके, तो सुबह क्लास का टाइम रहेगा और आपको ये सब टाइम बता दिया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? आपको कम्युनिटी बॉक्स में बता दिया जाएगा और अन्य जगह बता दिया जाएगा। 2 या 3 पार्ट में अपना टॉक पूरा होगा, और आज टॉक का एक ही पार्ट हुआ है, बाकी दूसरा पार्ट टॉक का अपने कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल करेंगे। अब अगली क्लास कोई नहीं, आज खुशबू सोलंकी अगली क्लास कोई नहीं है। आज के लिए माफी चाहूंगा, आज क्लास नहीं है, कल से आपकी क्लास खूब हो जाएगी। हो सकता है कल 1-2 गुरुजी आपके और जुड़ जाए,
एक दो गुरुजी और की क्लास भी करवा दूंगा, हो सकता है तो ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।